नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ मैसेज ला रहा हूँ। आज हम थोड़ा हेल्थ का भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी मतलब बिंदुओं को जोड़ते हुए कनेक्टिंग द डॉट्स करके हम एक भविष्यवाणी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं हम, पर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमको एस्ट्रोलॉजर बना दिया है। मैं शायर तो नहीं, तो जो भी है ये पागलपन हमको एस्ट्रोलॉजर बना दिया है। तो एस्ट्रोलॉजर मैं नहीं हूँ, हालांकि अभी सुन रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी को भी एक यूनिवर्सिटी डिग्री दे रहा है, तो हम जा रहे हैं पीछे की तरफ। अंध अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। साइंस में, एजुकेशन में अंधेरा ही अंधेरा है। और इस अंधेरे में काफ़ी लोग आपदा में अवसर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा भी एक कोई साइंस का ये दे देंगे, टेक्नोलॉजी का, और उसका फिर प्रचार करना रहता है। साइंस नहीं करना है। साइंस का छोटा सा एक ये लेके, जो कि साइंस में बहुत टाइम लगता है और अक्सर साइंस में कामयाबी नहीं मिलता है। आपको मालूम है, इतिहास बताता है 1000 बल्ब नहीं जला, फिर एक बल्ब जला। जिसने इलेक्ट्रिसिटी, एडिसन ने ये किया। 1000। आइंस्टाइन को भी 10 साल लग गए रिलेटिविटी। कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, अपना हार्डवर्क से। आजकल तो फंडिंग से होता है रिसर्च, और इतना फंडिंग होता है कि रिसर्च को पहले से ही उन लोग भी अपना भविष्यवाणी कर देते हैं कि ऐसा नतीजा आएगा। जर्नल जर्नल सब कब्जे में है, कई बार हम बता चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से। बड़े बड़े जर्नल्स के एडिटर्स ने लिखित में दिया है। रिचर्ड स्मिथ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के, मार्सिया एंजल न्यू इंग्लैंड जर्नल के, यहाँ तक कि रिचर्ड हॉटन भी लैंसेट के कहे थे पहले, आज से 20 साल पहले, कि ये सब जर्नल्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द फार्मा। अभी वो लगता है दल बदल कर लिए, क्योंकि अभी भी वो लैंसेट के एडिटर है। और सबसे ज़्यादा प्रोमोशनल मटेरियल हम कहेंगे, साइंटिफिक स्टडी नहीं कहेंगे, लैंसेट में ही छप रहा है। mRNA वैक्सीन सेफ है, 8 बिलियन डोज दे दिया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। आ रहे हैं पर उसका जांच नहीं किया जा रहा है। mRNA वैक्सीन के ऐसा तो है ही नहीं साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, खाली होम्योपैथी को छोड़ के। पर उसका ये आता है कि इफेक्ट भी है कि नहीं है। जिस चीज़ का इफेक्ट है उस चीज़ का साइड इफेक्ट होगा। कुदरत संभाल लेता है ऐसा कई बार। और ऐसे ही होम्योपैथी का आविष्कार हुआ था जब अनाधुन चल रहा था। लोग इलाज करके बीमार ज्यादा हो जाते थे या जान गंवा बैठते थे, उस टाइम होम्योपैथी का आसपास, क्योंकि उस टाइम अनाधन चल रहा था। अभी लगता फिर से वो दिन आ रहे हैं कि अनाधन चल रहा है बिगर पूरा रिसर्च का। और मैं बात कर रहा हूँ अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा आजकल जो मुनाफा होता है वो वैक्सीन्स में होता है। वैक्सीन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ है जो कन्वेंशनल वैक्सीन्स बनाए थे। कन्वेंशनल वैक्सीन जो बने थे उसमें जो कीटाणु होता था, वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसी का कुदरती जो चीज होता था उसी को थोड़ा हल्का कर देते थे, और उसको हल्का करके डालते थे। तो बॉडी समझता था कि वो असली कीटाणु है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करता था। और बाद में जब असली वाला आता था तो वो सेना तैयार रहते थे। ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा होता था बॉडी का। जैसे एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है यूथ के लिए, फिर असली एनिमी को लड़ने के लिए सोल्जर इमीडिएटली मोबिलाइज हो जाते हैं। तो वैक्सीन भी उसी इससे बनाते थे कि एक्चुअल दुश्मन नहीं है, पर दुश्मन को एक उसका मोकोट बना दो और उसको ट्रेनिंग दे दो बॉडी के। टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स, इम्यून सिस्टम ये हो जाता था। और ऐसे भी हमारे एक्सपोज होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का बीमारी होता है, हम नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप करते हैं, और वैक्सीन से भी हो जाता है जो लोग नहीं है। तो वो जो कन्वेंशनल वैक्सीन थे काफ़ी जानें बचाई है, काफ़ी बीमारी ख़त्म भी किया है। स्मॉल पॉक्स ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और भी कई बीमारी, बहुत डेथ्स होते थे, मीजल्स डेथ होते थे। अभी भी जहाँ गरीबी है, जहाँ मेलनरिश्ड बच्चे हैं, काफ़ी मीजल्स वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव है।
डिप्थीरिया से काफी जाने चली जाती थी, गला ब्लॉक हो जाता था रिमोट एरिया में, उससे जाने बची है। टिटेनस से न- नवजात शिशु टिटेनस हो जाता था, डिलीवरी के टाइम अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, बहुत हाई मोर्टेलिटी होता था। आजकल बिल्कुल कम हो गया है। वो सब कन्वेंशनल टॉक्सोइड या वैक्सीन है ये थे। और पर जब देखा कि अभी हेल्दी लोगों को हम अगर प्रचार करेंगे बीमारियों का, तो वैक्सीन का मार्केट बहुत स्केल अप हो सकता है। वो कई वैक्सीन निकल गए, माम्स रूबेला ये वो, कई चीज हल्की बीमारी का भी वैक्सीन निकाला, जो कि अब डिबेटेबल है, जिसको चाहिए लगाए ना लगाए। पर चलो ठीक है, तब तक तो ठीक था। अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया है, अच्छा जो वैक्सीन का होते थे, कम से कम 10 साल लग जाता था एक वैक्सीन डेवलप होने में। 10 साल लग जाता था। सबसे फास्ट शायद मम्स हुआ था, 5 साल लग गए थे उसके भी। हल्का ये था। उसके बाद और भी कई सवाल आ जाता है कि वैक्सीन के साथ कुछ मिलावट करना पड़ता है मेटेरियल वेटेरियल का, क्योंकि उसका वैक्सीन फंक्शनिंग बढ़ता है, एडजंट बोलते हैं। तो उसके ऊपर भी विवाद चल रहा था, मरकरी एल्यूमिनियम ये सब के भी शायद शायद। पर हालांकि चलो उसके भी क्वालिटी कंट्रोल करते थे कि इतना परमिसेबल लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पर हमको एक चीज़ देखना है कि अगर हम हर वैक्सीन वाला अपना परमिसेबल लिमिट करेगा, पर अगर बहुत सारे वैक्सीन हम छोटे छोटे इलनेस के भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि इतना पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है इंडिविजुअल, तो उससे वो छोटे छोटे ये भी शायद टोटल कौन हिसाब रख रहा है कि इतना अगर हम मरकरी एल्यूमिनियम जो भी है। अब एचपीवी वैक्सीन में एल्यूमिनियम बहुत रहता है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर भी देखिए शोध करना भी इजी नहीं है। कहते हैं कि रिसर्च करो, रिसर्च करने के लिए आपको शॉर्ट लॉन्ग टर्म काफ़ी फॉलो करना पड़ेगा, 2 ग्रुप रखना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी बहुत है, कई चीज़ें हमको अच्छे से मालूम नहीं है। कोई भी पक्ष नहीं कह सकता। जो कह रहा है कि कोई सेफ है, वो भी नहीं कह सकता दावे के साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है पता नहीं रहता। कोई कहता है कि सब कुछ हानि है, वो भी सही नहीं बोल रहे हैं। तो हमको क्या है कि सब मिलके हमको अच्छा एक ये होना चाहिए, पटरी होना चाहिए, जो कि ट्रेन को इधर से उधर जाने ना दे, गिरने ना दे। और जहाँ पे कुछ टूटा है कहीं पटरी, तो रेड सिग्नल होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए। मतलब आप जब अभी देखिए ट्रेन्स भी बहुत निकल रहे हैं, वंदे मातरम ये मातरम क्या क्या सब निकलते हैं, राजधानी जैसे। बुलेट ट्रेन भी आएगा हमारे यहाँ, ऐसा भी उम्मीद है। जब तो ये ट्रेन अभी आप लाते हो, तो बहुत सारा इसके पीछे पहले पटरी वगैरह स्टेशन सब अच्छे होने चाहिए, अपना सिग्नल सिस्टम। अब ऐसा तो नहीं इकट्ठे इतने सारे ट्रेन ले आओ और सब ट्रेन को इकट्ठे छोड़ दो, देखा जाएगा पटरी। ट्रेन के साथ तो करते ही नहीं है, कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर डीरेल होता कई जाने चली जाती और बहुत बड़ा मीडिया हाइप हो जाता है, और बहुत इट्स अ बिग ट्रेजेडी हो जाता है। पर वैक्सीन भी उतना ही खतरनाक होता है अगर आपके पास पटरी नहीं हो तो, ट्रेन समझ लो। पर इसमें क्या होता है, इसमें इकट्ठे नहीं होते कैजुअलिटीज, एक इधर हुआ एक उधर हुआ एक इधर हुआ, तो वो फिर नंबर्स में डाइल्यूट हो जाता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारा देश, बहुत रिमोट एरियाज में आपके हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं नर्स नहीं है जो आइडेंटिफाई करे कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, या वैक्सीन रिलेटेड डेथ भी हो जाते हैं, उसको भी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। ट्रायल के दौरान डेथ हो जाते, बोलते हैं नहीं है, एचपीवी वैक्सीन ट्रायल में जैसे डेथ हो गए थे 60 डेथ। बहुत मुश्किल होता है, सही में मुश्किल है। इसमें ये कम ने दोनों तरफ का हो सकता है, क्योंकि मौतें ऐसे भी होती है हमारे देश में, कई कारण होते हैं। वैक्सीन दे दिया कोइंसिडेंटल भी हो सकता, हम ये नहीं कह रहे गलत है सकता। पर ऐसे इसमें इतने सारे अनसर्टेनिटीज में हमको बहुत सेंसिटिव चाहिए, हमको एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि ये एक हेल्दी किसी को आप वैक्सीन दे रहे हो, तो हेल्दी किसी को वैक्सीन दे रहे हो तो आपका एक डेथ भी नहीं होना चाहिए। यंग पर्टिकुलरली बच्चों को देते हैं वैक्सीन, यंग लोगों को देते हैं। अभी क्या है, हमको सबसे ज्यादा मैसेज ये देना था कि एमआरएनए वैक्सीन निकला है बहुत फास्ट, और वो ऐसा वैक्सीन है कि 6 महीने में कोई सा भी कोई चीज का भी वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म में बना दो। अब ये एमआरएनए टेक्नोलॉजी नया है, एमआरएनए और एडेनो वायरस वेक्टर
जो कि ये कोविशील्ड और बनाया था इससे, एस्ट्राजेनेका। ये क्या करता है, जैसे हमने बताया कि जो पहले वैक्सीन बनते थे उसी कीटाणु को लेते थे और उसको हल्का करके उसको मॉडिफाई करके जाते। ये क्या करते हैं कि वो कीटाणु को नहीं, ये एक एमआरएनए का ये बनाता है। ऐसे आपका वो डालते हैं, प्रोग्रामिंग डालते हैं एक प्रकार से। जैसे एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन में वो एक कोई चिंपैंजी का एडिनो वायरस को मॉडिफाई करके उसमें कोई डीएनए डाल के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी को एक प्रकार से स्टिमुलस होता है कि आप ही बनाओ उस टाइप का एंटीजन जिस जो टाइप का कीटाणु से बचना है, वायरस या कीटाणु से बचना है। तो बॉडी आपका वो बनाता है, जैसे कोविड में स्पाइक प्रोटीन बनाया था। कन्वेंशनल वैक्सीन आपका जो था, कोवैक्सीन था, वो चला नहीं ज़्यादा। वो था वो वायरस को हल्का करके, वो ज़्यादा नहीं चला। पर एडेनो वेक्टर वायरस जो कि नया टेक्नोलॉजी, आजकल हर कोई नया टेक्नोलॉजी जाता है, उसको आप बॉडी को ही बता रहे हैं। और ऐसा ही एमआरएनए वैक्सीन था। एमआरएनए वैक्सीन का जो आप इंजेक्ट करते हो जो पार्टिकल, वो पार्टिकल वो कीटाणु का ये नहीं है हल्का करके या उसको कमजोर करके। वो एक ऐसा स्टिमुलस है, मैसेंजर आरएनए ऐसा स्टिमुलस है कि वो मैसेज भेजता है बॉडी को। इंजेक्शन साइट में आप इंजेक्ट करते हो एमआरएनए वैक्सीन, वो बोलता है कि आप मैसेंजर आरएनए इंजेक्ट कर रहे हो। वो बॉडी को बोलता है, बॉडी के सेल्स को ही बोलता है कि आप ही वायरस का प्रोटीन बनाओ, जो डमी प्रोटीन नकली, जिससे बीमारी नहीं होगा, पर बॉडी अपना एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाएगा। उसी मतलब उसका एक ट्रू कॉपी बनाओ, बॉडी का यही बनाता है। वो जैसे सिमुलेशन ट्रेनिंग है, पायलट को दिया जाता सिमुलेशन ट्रेनिंग, और आजकल मैनिक्विन में दिया जाता। एक्चुअल ह्यूमन बॉडी में पेशेंट कम होते हैं फॉरेन में, तो आजकल वो मैं पुतले में ट्रेनिंग करके फिर असला इसको तो ऐसे आपका वो पुतला बनाएगा आपका एमआरएनए। आप इन टेक्नोलॉजी से बॉडी के सेल्स ही बनाएंगे एंटीजन जो कि कीटाणु से मिलता होगा, और बॉडी के फिर एंटीबॉडीज, टी सेल रिस्पॉन्स वगैरह वैसा होगा। बाकी कार्रवाई ऐसा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई बार साइट में नहीं रहता है, ये फैल जाता है और बाकी बॉडी में, हार्ट में, ब्रेन में तक पहुंच गया, ओवरीज में, इसमें उसमें, वहां पे वो मैसेज देना चालू कर देता। उधर के दूसरे ऑर्गन के भी सेल स्पाइक प्रोटीन बढ़ाने लगे थे। ये ऑटोप्सी में पाए गए थे एमआरएनए कोविड वैक्सीन के टाइम। मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसा स्विच ऑन कर दिया, पर स्विच ऑफ करने का किसी को नहीं है, कहीं कहाँ जा रहा किधर जा रहा पता नहीं। और मायोकार्डाइटिस वगैरह यंग पीपल में काफ़ी हुए थे। और ऑटोप्सी में है, कई बार सीनेट हियरिंग में भी डॉक्टर पीटर मकोलो, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने ये दिया है। मेजोरिटी कार्डियोलॉजिस्ट वर्ल्ड के चुप है, उनको डर लगता है कि कुछ भी बताएंगे तो एंटी वैक्सर बोलेंगे, उसको एंटी साइंस बोलेंगे, जो कि बोल रहे थे। और महामारी के दौरान तो उसको सेंसर भी कर देते थे। और 6 महीने बच्चे से चालू कर रहे हैं अमेरिका में। हमारे यहाँ कम से कम इतना अंधेर नहीं है एमआरएनए कोविड वैक्सीन रिकमेंडेशन में। हालांकि अभी काफ़ी कुछ पुशबैक किया है जो नया कमेटी है एनआईएच का, और जो हेल्थ सेक्रेटरी है कि कंपलसरी नहीं करना, वैक्सीन को मैंडेट नहीं करना, पेरेंट कंसल्टेशन में करना है। पर प्रमोशन काफ़ी चल रहा है। तो अभी एमआरएनए वैक्सीन इतना, ये प्लेटफॉर्म हर वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होने वाला है। ये मैं आज बता रहा ना, हम भविष्यवाणी करने वाले थे, ये हर इसके लिए होने वाला है। आपका इन्फ्लुएंजा का आ गया अमेरिका में, एमआरएनए का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ रहा है, उसको बड़े जोरों से प्रमोट किया जा रहा है। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा अभी हमेशा सीजन आता है, इधर भी आ जाएगा। जब उधर आया थोड़े दिन में आ जाएगा इधर, हम ये भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो एमआरएनए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में कितना उसका 26% बचता है रिलेटिव रिस्क, और एट्रीब्यूटिव रिस्क 1.8%। मतलब जितने लोग बचते हैं वैक्सीन से, और जितने लिया जिसने नहीं लिया, 1.8% का ही फर्क है, जिसको एट्रीब्यूटेबल रिस्क रिडक्शन कहते हैं। और जो ज़्यादा वाला नंबर कहते हैं रिलेटिव रिस्क, जिन्होंने रेट इन दोज हुआ वैक्सीनेटेड, रेट इन अनवैक्सीनेटेड, अनवैक्सीनेटेड का रेट ऊपर रखो और वैक्सीनेटेड, तो 28% बेनिफिट है रिलेटिव रिस्क में। पर पॉपुलेशन लेवल में जब देखते हैं, तब देखते हैं कि पॉपुलेशन में अगर पूरा वैक्सीनेट कर दे तो कई इन्फ्लुएंजा कितने प्रिवेंट होंगे वैक्सीन से, 1.8%। मतलब
98% का, 2% भी ले लो, 98% इन्फ्लुएंजा बिगर वैक्सीन से भी बच जाएंगे। मतलब जो सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, उसका मैं बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से भी हो जाएगा। वो कहते हैं वैक्सीन से कितने बचेंगे, फर्क कितना है कि आप 100 लोगों को लगाएगा, उनमें से 2 लोग को ही फायदा होगा। मतलब ये मैं पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिविजुअल चॉइस आपका है, आप 2% भी रिस्क नहीं लेना चाहते बेशक लो, पर मैंडेट करोगे, ये करोगे। चलो इन्फ्लुएंजा की तो बात हो गई, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लाएंगे, कई लोग लेंगे। अब मैंडेट एंडेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, अगला महामारी इन्फ्लुएंजा के कर दे, पर वो बात की बात है। चलो एक बीमारी है, पर अभी आप गूगल सर्च कीजिए, जो भी बीमारी अभी बीच बीच में मीडिया में आता रहता है, डिजीज एक्स एक्स करते रहता है, अगला महामारी इससे आएगा। आप ले लीजिए, निपा ले लीजिए, निपा का mRNA वैक्सीन फेज 1 ट्रायल चल रहा है। इबोला का ले लीजिए, फेज 1 ट्रायल चल रहा है। हंटा वायरस का ले लीजिए, जो अभी सिप में हुआ था, उसका ये सिंगापुर के साथ वहाँ पे मॉडर्ना का ये है, उसका भी मॉडर्ना mRNA वैक्सीन तैयार है। इन्फ्लुएंजा का आ गया है, बाकी जितने भी बीमारी जिसका कि बैटिंग ऑर्डर बना के रखा है, ये सब सुपर फास्ट ट्रेन चलने वाले हैं mRNA वैक्सीन के। निपा, HIV का भी बन गया, HIV का भी बन रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। mRNA वैक्सीन फॉर HIV/AIDS, mRNA वैक्सीन फेज 1 ट्रायल चालू हो गया। क्योंकि mRNA वैक्सीन बहुत इजी है, मतलब जल्दी से डेवलप करना आपने, जैसे महामारी। अब बात ये होता है कि डेवलप तो कर दिया आपने, सेफ्टी क्या मालूम है आपको? जब तक चलेगा नहीं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये होता है, स्पाइक प्रोटीन जाके इधर उधर घूम रहे हैं, ये सब हमको फिक्र है। तो इसके लिए हमारे पास पटरी होना चाहिए। अभी सिचुएशन क्या है कि हम फास्ट ट्रेन अभी छोड़ने के लिए, सबका ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है कभी भी। किसी भी एक महामारी आएगा, उसका ग्रीन सिग्नल, आपने देखा पिछले महामारी। इसी के साथ साथ आपका टाइम टेबल बन रहा है। टाइम टेबल मतलब WHO पैंडेमिक ट्रीटी बन रहा है, रेलवे रूल्स बन रहे हैं कि ये भैया, जब ट्रेन छूटेगा, कोई भी बाधा रास्ते में हम देखेंगे नहीं। ट्रेन को पूरा हरी झंडी देना है, आगे पटरी बना नहीं बना हमको कोई मतलब नहीं है। और वैक्सीन वाला ट्रेन में क्या होगा कि इकट्ठे हादसा नहीं होंगे, इधर उधर फैल के होंगे। जैसे अगर mRNA से एस्टेब्लिश है कि मायोकार्डाइटिस होता है, पर मायोकार्डाइटिस इकट्ठे 100 लोगों को नहीं होगा, 800 में से एक इधर, ये फिर अलग अलग दिल के टुकड़े हजार होंगे। एक मोहम्मद रफ़ी का गाना होता था, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। अभी कौन देख रहा टुकड़े बटोर रहा है, पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है, एक दिल क्या, कई हजारों दिल के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। mRNA वैक्सीन से किसी को नहीं पता चलेगा ट्रेन में। और अभी जितने जर्नल्स आ रहे हैं सब में, जो मेन मेन जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन मेडिकल जर्नल्स है टॉप के, लैंसेट में आया शायद, और कई बड़े बड़े टॉप जर्नल में, कि mRNA वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव। पर कुछ लोग हैं नहीं है सेफ एंड इफेक्टिव, ऐसे भी कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं, उनको कोई नहीं सुनेगा। यहाँ तक कि अभी हमने देख रहा था कहीं की WHO साइट में भी आया कि mRNA वैक्सीन से मल्टीपल मायो स्क्लेरोसिस हो सकता है, वो नर्व का डैमेज हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर ये हमको ये देना था कि हमको सवाल पूछना है, साइंटिस्ट से पूछना है, गवर्नमेंट से पूछना है, रिसर्च डिमांड करना है कि भाई 2 साल 3 साल में आप नया HIV का वैक्सीन आ जाएगा, mRNA का, इनका सेफ्टी ट्रायल में 2 साल 3 साल। और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का क्या है कि इमरजेंसी यूज में उनको एज ए इमरजेंसी मिल जाता है ऑथराइजेशन। जितने अभी पिछले महामारी में क्या हुआ, जो इमरजेंसी था उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं, नो लायबिलिटी। और ऐसे अमेरिका में वैक्सीन वाले को 1986 में एक एक्ट पास किया था कि वैक्सीन वाले को लायबिलिटी नहीं होगा। तो ये लीगल प्रोटेक्शन है, कुछ भी हो जाए वैक्सीन वाला बोलेगा हम तो जान बचा रहे थे, हम गुड फेथ में हुआ, वो फिर देगा, गवर्नमेंट देगा, टैक्स पेयर मनी देगा, कंपेंसेशन। हमारे यहाँ भी अभी जो जजमेंट दिया है वैक्सीन इंजरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी ऐसा ही है, नो फॉल्ट लायबिलिटी, कंपेंसेशन मिलेगा, वैक्सीन कंपनी छूट रहा है। और अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो वो तो बोलेगा इमरजेंसी में हम कर रहे हैं गुड फेथ में, निपा का इसलिए हल्ला करते हैं, हंटा का हल्ला करेंगे, अगर एक कहीं एक हो जाए सबको फिर मैंडेट लगा दो मूवमेंट। और WHO ट्रीटी में वही है
WHO के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे, इधर मैंडेट उधर मैंडेट, वैक्सीन मैंडेट, किसी को ना ही नहीं कर सकता वैक्सीन लगाने से, सवाल नहीं कर सकता। बिगर इसके इतना कुछ कर दिया था, तो हमने बोला ये आपको जानना जरूरी है, आज हम इतना ही आपको बता रहे हैं। आप गूगल सर्च खुद कीजिएगा, हम जो भी देते हैं क्रॉस चेक करके देते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। आप गूगल सर्च कीजिए, इज mRNA वैक्सीन ट्रायल गोइंग ऑन फॉर निपा, अलग अलग दीजिए, यस आएगा। हंटा, यस आएगा। जो भी आप HIV, HIV, HIV में 25 साल से कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन बनाने का, फौची साहब ने कई बार कोशिश किया था, ना किया आपका। अभी mRNA के ऊपर सब चल जाएगा। इतना फास्ट करते हैं ना, और इतने सारे डालेंगे, किससे साइड इफेक्ट पता ही नहीं चलेगा। पटरी इधर उधर, पटरी बने ना बने, क्योंकि हाथ से फैल जाएंगे नंबर्स में। रेलवे से भी ज़्यादा सेफ है। रेलवे को भी केयर लेना पड़ता है, इकट्ठे होते हैं तो बच नहीं सकते, पर ये क्या डाइल्यूशन फैक्टर है। और कई चीज़ें, क्रॉनिक डिजीज होंगे वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, सडन होंगे तो कोइंसिडेंटल बता देंगे, अनरिलेटेड। क्रॉनिक होंगे तो क्रोनिक डिजीज के ऐसे ही इतने कॉज होते हैं ना, वो सब में बताएंगे, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, ये वो सबसे होते हैं, हम नहीं कह रहे उससे नहीं होते, पर ये भी तो एक, वैक्सीन भी थोड़ा एक स्मॉल कंट्रीब्यूटर तो बन सकता है ना। तो आप देखें, खुद ही देखें। हमारा ये रहता है कि आपके सोच को हम प्रोवोकेट करें, कि आप खुद सोचें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको भी 100% नॉलेज नहीं है, पर जो क्लेम करता है सब कुछ सेफ है, वो भी गलत है। कोई 100% कैसे क्लेम कर सकता है कोई चीज़ का सेफ है। और ऐसे में क्या होता है, ट्रस्ट चला जाता साइंस में, जो कि मॉडर्न साइंस इतने सालों में बना है, अच्छा बना है। फिर लोग ऐसे में चले जाते हैं, हाफ बेक्ड साइंस में चले जाते हैं, जो पुराने कुछ सिस्टम्स अच्छे हैं, उनमें भी कुछ सब अभी फिर से एविडेंस अच्छे से नहीं कलेक्ट किए हैं, तो उससे और आम पेशेंट सफ़र करता है। दोनों मॉडर्न फ्रॉड के बीच में फंस रहा है, एंशिएंट फ्रॉड के बीच में फंस रहा है। मॉडर्न फ्रॉड हाई टेक्नोलॉजी में विश्वास है, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड है, जो सिंसियर डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड है। मॉडर्न मेडिसिन के पुराने वाले तो रिसर्च ही नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज होंगे ही वो, एक जगह आके रुक गई उनकी गाड़ी। नए वाले क्या है कि गाड़ियां इतना तेज चला रहे हैं कि वो इंजन में हाईजैक हो गया है, जो प्रॉफिट वाले चला रहे हैं, फार्मा वाले चला रहे हैं, पॉलिटिक्स आ गया है, पावर कैरियर साइंटिस्ट आ गए हैं, जो जय ग्रांट मिलता है हमको नया वैक्सीन रिसर्च में, और उसका कैरियर बन रहा है, उनकी गाड़ी तेज चल रही है सेफली, बाकी पैसेंजर्स खतरे में है। तो आप खुद ही ये कीजिए। और आज के लिए हमको इतना ही मैसेज देना था, धन्यवाद। इंडिपेंडेंट WHO का अकाउंट है ये, हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार